बंदरगाह से निकलते ही मैं एक बस पर सवार हो गया। 2-3 बाजारों में से गुजरने के बाद एक स्टॉप पर उतरा, वहां से टैक्सी लिए और शहर के जुनूबी इलाके की तरफ निकल आया। यहाँ से फिर बस में सवार हुआ और उस सिनेमा घर के आगे उतर पड़ा जहाँ से साहिल समंदर पर जाने वाली सड़क शुरू होती थी। स्टॉप से उतरते ही मैं सामने वाली एक किताबों की दुकान में दाखिल हो गया। दिन का वक्त था, धूप खूब निकली हुई थी, सड़क दूर तक साफ दिखाई दे रही थी। मैं किताबों की एक अलमारी की ओट में खड़े होकर किताबों की वर्कगर्दानी करने लगा। असल में मेरी निगाहें बाहर सड़क का जायजा ले रही थी। मुझे वहाँ कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया जो मशकूक दिखाई देता या जिसकी हरकत से मुझे शुबा होता कि वो मेरा पीछा कर रहा है। जब मुझे अपने तौर पर यकीन हो गया कि मेरा पीछा नहीं किया जा रहा तो मैंने तमिल का एक नॉवल खरीदा और सड़क पर से गुजरती हुई एक खाली टैक्सी को इशारा किया। टैक्सी को मैं जानबूझकर 2-3 बाजारों से घुमाता हुआ साहिल समंदर पर उस जगह ले आया जहाँ नई इमारत तामीर हो रही थी। ये देखकर मेरा दिल जोर से धड़का कि इमारत का काम तेजी से हो रहा था। सीमेंट मिक्सर जगह जगह घूम रहे थे। मजदूर सीमेंट के टोकरे उठा कर फुर्ती से उस क्रेन पर रख रहे थे जो एक चरखी की मदद से इमारत के ढांचे के ऊपर चली जा रही थी। इमारत की दूसरी मंजिल की छत का लेंटर डाला जा रहा था। मैंने उस चट्टान की तरफ देखा तो वहाँ भी कुछ मजदूर एक ट्रॉली के पास रेत खोद रहे थे। 2 मजदूर उस चट्टान को तोड़ रहे थे जिसकी खो में मैंने रेड बॉक्स को छुपा कर रखा था। चट्टान को तोड़कर वो पत्थर की सिलें बनाना चाहते थे। मैंने टैक्सी वाले को जल्दी से पैसे देकर रुखसत किया और चट्टान की तरफ दौड़ा। फिर ये सोचकर एकदम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा कि इस तरह तो खामखा लोगों को शक पड़ जाएगा। मैं पत्थर की सिलों के ढेर में से गुजरता रेड बॉक्स वाली चट्टान के करीब आकर रुक गया। 4 मजदूर उस चट्टान के बाहर वाले हिस्से पर लोहे के बड़े बड़े हथौड़े चला रहे थे। चट्टान के पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। ये पत्थर बड़ी बड़ी सिलों की शक्ल में थे। मैंने अंदाजा लगाया कि अभी तक चट्टानी खो के अंदर उस जगह कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जहां मैंने रेड बॉक्स को छुपाया था, मगर उन सब के सामने खो में जाकर जमीन नहीं खोद सकता था। उन्हें चट्टान तोड़ने से रोक भी नहीं सकता था। ताहम मैंने एक मजदूर से पूछा कि वो ये चट्टान क्यों तोड़ रहे हैं। उसने बताया कि इस चट्टान को ठेकेदार ने महकमे वालों से खरीदा है और उसके पत्थरों की सिलें काट कर इस्तेमाल में लाई जाएंगी। या खुदा, इसका मतलब था कि वो खो के अंदर भी खुदाई कर सकते थे। मैं सिगरेट जलाकर वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। सोचने लगा कि मैं उसी वक्त खो में दाखिल हो सकता हूँ जब ये मजदूर काम खत्म करके चले जाएं। साफ जाहिर था कि वो उस रोज शाम तक चट्टान को नहीं तोड़ सकेंगे। मैं रात के अंधेरे में वहां आना चाहता था। वापस होटल में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं उसी इलाके में किसी जगह अंधेरा होने तक छुपा रहना चाहता था और ऐसी जगह वहां सिनेमा हाउस से बढ़कर और कोई नहीं हो सकती थी। मैं सिगरेट फेंक कर उठा। वहां करीब ही एक चौक में एक बोसीदा सा सिनेमा घर था जिसका नाम सागर था। यहाँ दिन में 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्में चलती रहती थी। मैंने गैलरी का टिकट खरीदा और अंदर जाकर बैठ गया। खुदा जाने क्या बेमानी सी तेलुगु फिल्म चल रही थी। 1 बजे तक फिल्म देखी, बाहर आकर एक होटल में घुसकर खाना खाया। उसके बाद दोबारा टिकट लेकर सिनेमा हाउस की गैलरी में आन बैठा। यहाँ से अगर होटल वापस जाकर वहाँ से उधर आता तो कोई मेरे पीछे लग सकता था। शाम के 6 बजे वो शो खत्म हुआ। अभी बाहर दिन की रोशनी बाकी थी। मैं एक होटल में चला आया। यहाँ कॉफी मंगवा कर बैठा रहा। जब अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो होटल से निकला और पैदल ही साहिल समंदर को जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया। समंदर की तरफ से मरतूब हवा चल रही थी। यहाँ समंदर खाड़ी की शक्ल में था। छोटे स्टीमरों में रोशनियां हो रही थी। एक चट्टान पर टावर में रोशनी जगमगा रही थी। चलते चलते मैं उस जगह गया जहाँ इमारत ज़ेरे तामीर थी। मजदूर जा चुके थे। दूर कुछ चौकीदार आग जलाए शायद कॉफी बना रहे थे। समंदर की लहरें जोर जोर से आकर साहिल पर चढ़ती और फिर वापस चली जाती। मैं उस तरफ से हट कर चल रहा था जहाँ इमारत के पत्थरों के ढेर पड़े थे। रेड बॉक्स वाली चट्टान मजदूरों ने शाम तक तकरीबन आधी तोड़ डाली थी। ये कोई ज्यादा बड़ी चट्टान नहीं थी। मैं पत्थरों के पीछे से होता हुआ चट्टान की खो में घुस गया। वहाँ रेत नरम थी। मैंने जल्दी जल्दी एक जगह से छोटे छोटे पत्थर हटाने शुरू कर दिए। इन पत्थरों के नीचे रेत और संगरेजे थे। उन्हें भी जितनी जल्दी हटा सकता था हटा दिया। नीचे वो गड्ढा नमूदार हुआ जिसकी पहलू की दीवार में मैंने एक जगह शगाफ करके रेड बॉक्स को छुपाया था। वहाँ मैंने पत्थर ठूंस रखे थे। इन पत्थरों को बाहर लुढ़काया और फिर जब मेरा हाथ अंधेरे में चमड़े के थैले से टकराया तो जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई। तेजी से थैला बाहर निकाला। रेड बॉक्स और मेरा रिवॉल्वर उसमें मौजूद था। दोनों चीजों को लेकर गड्ढे से बाहर निकला। मैं पतलून कमीज में था। थैले को कमीज के अंदर नहीं छुपा सकता था। इसी तरह झाड़ कर उसे बगल में दबा लिया। चट्टान के धाने पर आकर झुक गया। दाएं बाएं देखा, वहां कोई नहीं था।
फुर्ती से समंदर की जानिब उतर गया और साहिल के साथ साथ आगे की जानिब चलने लगा। मेरा जूता रेत में धंस रहा था। ज़ेर तामीर इमारत से काफी आगे निकलने के बाद मैं रेतीले साहिल पर से हटकर एक कच्चे रास्ते पर आ गया, जहां नारियल और ताड़ के दरख्त दूर तक चले गए थे। रेड बॉक्स को हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद और दुनिया की नजरों से ओझल करने के लिए मुझे कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। मुझे वहम हो गया था कि मैंने इसे समंदर में भी फेंका तो वहां से इसे एक न एक रोज निकाल लिया जाएगा और इंडिया में मेरा कमांडो मिशन अभी काफी तवील था। मुझे अपने वतन की सलामती की खातिर दुश्मन के अनगिनत नापाक अजाइम को बेनकाब करना था। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता था। ये रेड बॉक्स ऐसा था कि मुझे एक सेकंड में बेनकाब कर सकता था। उसमें मेरी पूरी फिल्म महफूज थी। जब मैं आबदोस के टारपीडो रूम में बम के फ्यूज लगा रहा था, चलते चलते मैं शहर के शुमाली इलाके में निकल आया, जहाँ मैंने एक जगह बहुत से चिराग और मोमबत्तियां जलती हुई देखी। मुझे अगरबत्तियों की महक भी आई। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान का ख्याल आते ही एक ऐसी तरकीब मेरे जहन में आई जो कि तीर बहदफ थी। अगर मैं रेड बॉक्स को किसी कब्र में दबा दूं तो कयामत तक उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। कब्र को दोबारा खोदने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस मंसूबे को जहन में लेकर मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। सबसे पहले मैंने ये देखा कि वहाँ मेरे अलावा कोई ऐसा आदमी या औरत तो नहीं है जो किसी कब्र पर फातिहा पढ़ रही हो या मोमबत्ती जला रही हो। मैंने सारी कब्रों में घूम फिर कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। गोरकन की झोंपड़ी भी मुझे नजर न आई। शायद वो भी कब्रिस्तान की बजाय करीबी बस्ती में रहता था। अब मैंने कब्रों का जायजा लेना शुरू कर दिया। मैं किसी ऐसी कब्र की तलाश में था जो नई भी हो, यानी जिसमें 2-1 रोज पहले कोई मुर्दा दफन हुआ हो। बहुत जल्द मुझे ऐसी कब्र मिल गई। उसकी मिट्टी अभी तक गीली थी। मैंने पहले उस कब्र के पास बैठकर फातिहा पढ़ी, फिर उस कब्र के मुर्दे की रूह से माजरत तलब की। उसके बाद अल्लाह मियां से अपने गुनाहों की माफी मांगी और कब्र के दरमियान से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। उस इलाके की मिट्टी में रेत ज्यादा मिली हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ बहुत जल्द गड्ढा बन गया। मैं गड्ढे में उतर गया और कोई 1 घंटे की मेहनत के बाद लहद की दीवार तक पहुंच गया। यहाँ लहद की दीवार पत्थरों से चुनी गई थी। इन पत्थरों को मैं खाली हाथों से नहीं हटा सकता था। अगर मैं वहाँ भी रेड बॉक्स के थैले को रख देता तो कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि मैंने कब्र में कोई 4.5 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया था। चुनाचे मैंने वहीं लहद की दीवार के पास ही रेड बॉक्स के थैले को रखकर ऊपर मिट्टी डाल दी। गड्ढे से बाहर निकला और मिट्टी को कब्र में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में कब्र पुर हो गई। मैंने कब्र को ऊपर से वैसे ही हमवार कर दिया जैसे वो पहले थी। एक दूसरी कब्र से कुछ फूलों के गुलदस्ते उठाए और उस कब्र पर रख दिए। मेरे हाथ कोहनियों तक मिट्टी में भर गए थे। जूतों पर भी मिट्टी की तह चढ़ गई थी। कब्र को मैंने सरहाने की जानिब से गौर से देखा। वहाँ कोई कतबा नहीं था। ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा, आसानी से मुराद के कोई चेकिंग करने वाला नहीं होगा, इसका मुझे यकीन नहीं था। मैं जल्दी से कब्रिस्तान से निकला और करीबी बस्ती की तरफ चल दिया। बस्ती में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। बस्ती के पीछे शहर की इमारतों की रोशनियां झिलमिला रही थी। ये बस्ती मुसलमानों की थी। यहाँ एक मस्जिद के मीनार भी दिखाई दिए। बस्ती के किनारे एक जगह कुआं था जिसके चोपचे में पानी भरा हुआ था। इस चोपचे के किनारे बैठकर मैंने मुंह, हाथ और पाँव अच्छी तरह से धोए। जूतों को सारे का सारा धो डाला ताकि रेत का कोई निशान भी उन पर बाकी न रहे। फिर जेब से रुमाल निकाल कर मुंह पोंछा, बालों को छोटी कंघी से संवारा और खुदा का शुक्र अदा करते हुए बस्ती से हटकर चलता शहर की इमारतों की तरफ हो लिया। वहां से मैंने बस पकड़ी, आधे रास्ते में उतरकर टैक्सी ली और अपने होटल में आ गया। अपने जूतों और पतलून को पानी डालकर अच्छी तरह से धोकर साफ किया ताकि उनमें रेत का कोई निशान बाकी न रहे। फिर खुद भी गुस्ल किया, कपड़े बदले और फौरन बंदरगाह की सिक्योरिटी ऑफिस में आ गया। जेटी ऑफिसर पिल्ले ने मुझे गौर से देखा और बोला, कैप्टन तुम कहाँ थे? मद्रास से इंक्वायरी टीम के हेड का फोन आया था। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कल 10 बजे वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तुम वक्त पर आ जाना। मैंने बहाना बनाया कि खाना खाकर ऐसा सोया कि शाम को आंख खुली। मैं सोचने लगा तहकीकाती टीम का हेड मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था। मेरे दिल में अब जरा सी बात पर अंदेशे बेदार हो जाते थे। हालांकि मैं सुप्रीम हेडक्वार्टर यानी राजधानी से आया था और उन्हें मुझसे भी बात करनी थी, और ये कोई ऐसी बात नहीं थी। मिस्टर पिल्ले जाने के लिए तैयारी करने लगा। कैप्टन मैं तो जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठना, हो सकता है मद्रास से फिर फोन आ जाए। मिस्टर पिल्ले चला गया। उसका चेहरा संजीदा था। मालूम होता था कि बहुत कुछ सोच रहा था। मैं कोई आधा घंटा वहाँ बैठा। मुझे ख्याल आया कि आज रात रत्नावली ने मुझे अपने हॉस्टल में बुलाया हुआ है। वहाँ जाने को मेरा दिल न चाहा। मैं सिक्योरिटी ऑफिस से निकलकर सीधा अपने होटल आ गया। पतलून सूख गई थी, उसे इस्त्री करवाई। इन्हीं मसरूफियात में रात के 10 बजे मैंने कुछ सैंडविचेस मंगवा कर खाए थे। अचानक ख्याल आया कि पुरस्कार लड़की रत्नावली से मुलाकात कर ही लेनी चाहिए।
सुबह तहकीकाती टीम आ रही है, हो सकता है वहां से कोई मुफीद सुराग मिल जाए। मुझे ये भी फिक्र लगी थी कि अगर रत्नावली इंटेलिजेंस की औरत है तो कहीं जेटी ऑफिसर पिल्ले के जरिए तहकीकाती टीम तक मेरे खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट न कर दे जो मेरे हक में हलाकत खेज हो। मैं कुर्सी से उठ बैठा। मेरे पास सिवाय अपने खरीदे हुए चाकू के और कुछ नहीं था। मैंने चाकू पतलून की पिछली पॉकेट में रखा और कमरे को ताला लगाकर होटल से बाहर निकल आया। रत्नावली का हॉस्टल वहां से 6 मील के फासले पर था। टैक्सी पकड़ी और हॉस्टल से कोई 2 फरलांग दूर टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही नीम तारीख सड़क पर रवाना हो गया। रत्नावली के हॉस्टल की सड़क पर मुड़ा तो दरख्तों के नीचे सड़क के किनारे एक जीप खड़ी देखी। मेरा माथा ठनका। मैं करीब गया तो मैंने जीप को पहचान लिया। ये जेटी ऑफिसर मिस्टर पिल्ले की जीप थी। ये मद्रासी जहाँ रत्नावली से मिलने आया था, क्यों आया था? मैं किसी तरह ये मालूम करना चाहता था कि ये मद्रासी रत्नावली से क्या कहने आया है। मैं मोहतात हो गया। सड़क छोड़कर दाएं जानिब दरख्तों के अंधेरे में चलता हॉस्टल के गेट के पास आकर देखा कि गेट का चौकीदार बेंच पर नीम दराज बीड़ी पी रहा था। जीप हॉस्टल के गेट से कोई 100 कदम के फासले पर दरख्तों में खड़ी थी। उधर भी गहरा अंधेरा था। मैं नहीं चाहता था कि चौकीदार मुझे अंदर जाता देखे, क्योंकि कुछ पता नहीं था अंदर किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए और मुझे क्या करना पड़े। रत्नावली का कमरा हॉस्टल के कोने में था। मैं दीवार के साथ साथ चलने लगा। दीवार ऊंची थी, ऊपर खारदार तार नहीं लगी थी। एक जगह एक दरख्त अंदर की तरफ झुका हुआ था। उस दरख्त पर चढ़कर मैं दबे पांव हॉस्टल के लॉन में उतर गया। रत्नावली का कमरा लॉन के पार था, जहां रोशनी हो रही थी। मैं गार्डिनिया की बाड़ के साथ साथ एहतियात से बे आवाज कदम उठाता रत्नावली के कमरे की खिड़की के पास आकर झुक गया। मुझे अंदर से एक औरत और मर्द के बातें करने की आवाज आ रही थी। मुझे मिस्टर पिल्ले के सिगार की मखसूस खुशबू आई। खिड़की पर अंदर की तरफ पर्दा गिरा हुआ था। मैं कुछ देख नहीं सकता था। मैंने खिड़की के साथ कान लगा दिए। मुझे रत्नावली की धीमी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, सर, मैंने कैप्टन मेहता से मिलकर अब तक यही अंदाजा लगाया है कि उसका सिन्हाली एजेंटों के ग्रोह से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर पिल्ले की तल्ख लहजे वाली आवाज आई, तुम्हारा अंदाजा गलत भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि वो सिन्हाली तकरीबकारों से मिला हुआ है और रेड बॉक्स की चोरी और मिस्टर व्यास के कत्ल में उसका बाकायदा हाथ है। ये दोनों तमिल जबान में गुफ्तगू कर रहे थे। रत्नावली ने एक तवील सांस लिया और बोली, आपने मुझे खामखा इस काम में उलझा लिया है। मैंने तो मिस्टर व्यास से भी दबी जबान में माजरत कर ली थी, मगर उन्होंने मुझे भयानक नताइज की धमकी दी। मैं क्या कर सकती हूँ? मिस्टर पिल्ले ने कहा, यही धमकी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया है। दूसरी तरफ मेरी नौकरी चले जाने का भी डर है। तुम्हें मेरी हिदायत के मुताबिक कैप्टन मेहता की सुराग रसानी जारी रखनी होगी। कल तहकीकाती टीम आ रही है। मैं उसके हेड डायरेक्टर इंटेलिजेंस को कैप्टन मेहता के बारे में बता दूंगा कि मुझे उस आदमी पर शक है कि ये सिन्हाली एजेंट है। ये कमीना पिल्ले मेरी तबाही का प्रोग्राम बनाए हुए था। रत्नावली की आवाज आई, ठीक है सर, आप ऐसा कर सकते हैं, मगर मैं आखिरी बार कैप्टन मेहता के कमरे की तलाशी लूंगी। उसके बाद अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मेरा मतलब है कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैं आप लोगों में फंस गई हूँ। अब निकलना चाहती हूँ। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। मिस्टर पिल्ले ने खुले लफ्जों में कह दिया, रत्नावली, अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक अमल न किया तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये बात यूं ही। रत्नावली की तरफ से खामोशी थी। मिस्टर पिल्ले के दोबारा पूछने पर रत्नावली की मायूसी और सहमी हुई आवाज सुनाई दी, ये ब्लैकमेलिंग है। मिस्टर पिल्ले ने कहा, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। रत्नावली ने फौरन जवाब दिया, तुम अपनी खाल बचाना चाहते हो मिस्टर पिल्ले। ठीक है, मैं अभी मरना नहीं चाहती। तुम जैसे कहोगे वैसे ही करूंगी। उसके साथ ही कुर्सी के चरचराने की आवाज आई। मिस्टर पिल्ले कह रहा था, मैं चलता हूँ, कल शाम को आकर तुम्हें नई लाइन बताऊंगा। मैं दबे पांव चलता खिड़की से हटकर लॉन में उतर गया और फिर बाड़ के साथ साथ लगा दरख्त की टहनी को पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया। वहां से दीवार की दूसरी जानिब कूद गया और वहीं बैठ गया। मेरे आसपास गहरी खामोशी थी। सड़क पर आने की बजाय मैं झाड़ियों में से तेजी से गुजरता जीप के करीब आकर रुक गया। मद्रासी ऑफिसर मिस्टर पिल्ले सुबह अगर मद्रास की इंक्वायरी टीम के सरबराह तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस को मेरे बारे में बता देता है कि मैं सिन्हाली एजेंट हूँ, तो खामखा मैं अपनी बेगुनाही साबित भी कर दूं। फिर भी ये बात दिल्ली हेडक्वार्टर तक पहुंचकर मेरे सारे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। मिस्टर पिल्ले को अब रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। मैं जीप के एक तरफ अंधेरे में छुपा हुआ था। चाकू जेब से निकाल कर मैंने खोल लिया था और उस पर अपने दाएं हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली थी। गर्ल्स हॉस्टल के गेट की तरफ से मुझे एक साया जीप की तरफ आता दिखाई दिया। ये मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर पिल्ले था। उसके
उसकी जिंदगी के चंद आखिरी कदम बाकी रह गए थे। ये दुबला पतला आदमी मेरा और मेरे मिशन का दुश्मन था। ये मुझसे बच नहीं सकता था। अगर ये सुबह तक जिंदा रहता है तो मेरी मौत से बदतर जिंदगी का अजियतनाक दौर शुरू हो जाना था। मैंने चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त और ज्यादा मजबूत कर ली। मैंने तय कर लिया कि किस तरफ से हमला करना होगा और चाकू का वार जिस्म के किस हिस्से पर किया जाएगा। बाहर सूरत मिस्टर पिल्ले की आवाज नहीं निकलनी चाहिए थी, क्योंकि गेट पर चौकीदार जाग रहा था। एक तजुर्बाकार और मजबूत जिस्म वाले कमांडो के लिए ये दुबला पतला हिंदू मद्रासी एक आसान शिकार था। फिर भी मैं गाफिल नहीं था। उसकी एक चीख मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। पिल्ले जीप के करीब आ गया था। मैंने अपना सांस रोक लिया। वो जीप के अकब में घूमकर जो ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मिस्टर पिल्ले को यकीनन सबसे पहले यही महसूस हुआ कि उस पर दरख्त आकर गिरा है। मेरा पहला टारगेट उसकी गर्दन था। गर्दन एक ही छलांग में मेरे काबू में आ गई थी। चाकू उसके बिल्कुल साथ ही उसकी कमर में उतर गया था। चाकू मैंने वहीं रहने दिया। गिरते हुए मिस्टर पिल्ले को गर्दन से घसीट कर झाड़ियों के अंधेरे में ले गया। जब मैं 5-10 सेकंड के बाद झाड़ियों में से उसकी लाश को लेकर निकला तो चारों तरफ वैसे ही रात का अंधेरा और खामोशी छाई थी। ये बातें मेरे मिशन का बल्कि हर उस आदमी के मिशन का नागुज़ीर हिस्सा होती हैं जो अपने वतन की सलामती का मिशन लेकर दुश्मन के मुल्क में या मौत के मुंह में उतर जाता है। मिस्टर पिल्ले की लाश को मैंने जीप में पीछे डाल दिया। जीप का मोम जामा गिरा दिया और इंजन स्टार्ट करके हॉस्टल की गली से बाहर सड़क पर आ गया। पिल्ले का काम तमाम कर दिया गया था। बात सिर्फ इतनी थी कि पिल्ले की लाश को हॉस्टल की इमारत से काफी दूर किसी जगह फेंकना चाहता था ताकि रत्नावली इस केस में किसी तौर मुलव्विस ना हो पाए। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मिस्टर व्यास के बाद अब मिस्टर पिल्ले उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और रत्नावली को मेरे बारे में अभी तक कुछ इल्म नहीं था। उसे इस अमर का कोई सबूत नहीं मिला था कि मेरा सिनहाली तखरीबकारों से कोई वास्ता है। इसी एतबार से रत्नावली मेरे लिए बेजरर थी। पिल्ले की मौत का सुनकर यकीनन वो सुख का सांस लेगी और कभी भूल कर भी किसी से अपनी गुज़श्ता जिंदगी के वाकयात का जिक्र नहीं करेगी। मेरी जीप एक वीरान सड़क पर उड़ी जा रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर जीप के पिछले हिस्से में नशिस्तों के दरमियान पिल्ले की लाश को देखकर इत्मीनान कर लिया। अब ये खदशा भी था कि कहीं किसी चौक में पुलिस राउंड पर न हो और जीप की चेकिंग न करे। मैं गर्ल्स हॉस्टल के इलाके से निकल आया था। मैंने जीप को एक कच्ची सड़क पर डाल दिया जो दूर एक बहुत बड़ी इमारत की तरफ जाती थी। उस इमारत की बत्तियां जल रही थीं। मैंने जीप को एक तरफ सड़क से उतार कर खड़ा किया। हेडलाइट्स मैंने रोशन नहीं की थी। पिल्ले की लाश को वहीं जीप के पीछे ही रहने दिया। जेब से रुमाल निकाल कर जहां जहां मेरा हाथ लगा था वहां रगड़ कर अपनी उंगलियों के निशान साफ किए और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर आगे पीछे देखा। सड़क वीरान थी। मैं जीप से उतरकर तेजी से सड़क की दूसरी जानिब हो गया और जल्दी जल्दी वहां से निकलकर बड़ी सड़क पर आकर नॉर्मल चाल के साथ वापस जाने लगा। खून आलूद चाकू मैंने पिल्ले की कमीज से साफ कर लिया था, मगर इस चाकू का अब मेरे पास रहना किसी हालत में भी मुनासिब नहीं था। मैं उसे फेंकने के लिए कोई मौजूद जगह भी देखता जा रहा था। सड़क कुशादा थी मगर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी। खंभों पर मरकरी लाइट्स काफी फासला छोड़कर लगी थी। मुझे मालूम था कि कहाँ जाना है और ये सड़क किधर जा रही है। जब मैं लाश वाली जगह से काफी आगे निकल आया तो एक जगह चार दीवारी के अंदर कूड़े करकट का ढेर था। कूड़ा करकट बाहर तक बिखरा हुआ था। इस ट्रैश डंप की अकबी दीवार की तरफ जाकर मैंने चाकू को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद मैं सड़क के बड़े चौराहे पर था जहां मुझे एक खाली टैक्सी मिल गई और मैं अपने होटल से एक बाजार पहले ही उतरकर पैदल चलता अपने होटल आ गया। दूसरे रोज मिस्टर पिल्ले की लाश जीप में पड़ी हुई मिली। उसकी जीप में आईडी कार्ड मौजूद था। लाश को अपनी तहवील में लेकर पुलिस बंदरगाह के सिक्योरिटी ऑफिस में इब्तिदाई तफ्तीश के लिए पहुंच गई। जिस वक्त मैं सिगरेट सुलगाए मजे से टहलता हुआ ऑफिस में आया तो पुलिस इंस्पेक्टर बाहर कुर्सी पर बैठा दफ्तर के मुलाजिमों के बयानात कलम बंद कर रहा था। मैंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा क्या बात हुई है। मद्रासी पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे गौर से देखा और बताया कि मिस्टर पिल्ले को रात किसी ने कत्ल कर दिया है। मैंने सिगरेट फेंक दिया और ताज्जुब से कहा लेकिन वो तो कल शाम मेरे पास ही ऑफिस में थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे सवाल किया कि मैं कौन हूँ। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए आईडी कार्ड पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जिस पर कैप्टन राम किशन मेहता लिखा हुआ था। मद्रासी पुलिस इंस्पेक्टर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वो वर्दी में था। उसने मुझे सलूट किया और बोला सर लाश जीप ही में मिली है। कातिल ने मिस्टर पिल्ले का खून करके जीप नागापली के इलाके में एक्साइज बिल्डिंग पर खड़ी कर दी थी। जीप के निशान बड़ी सड़क तक जाते हैं। लगता है कत्ल किसी दूसरी जगह पर किया गया है। मैंने आलाए कत्ल के बारे में इस्तफसार किया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा आलाए कत्ल बरामद नहीं हो सका सर, मगर हमारे आदमी उसे ढूंढ लेंगे। मेरा माथा ठनका। पुलिस से कुछ बैद नहीं था कि ये उस इलाके के सारे कूड़े करकट के ढेरों की तलाशी लेना शुरू कर दें। ऐसी सूरत में उन्हें मेरा चाकू मिल सकता
लगता था और चाकू के दस्ते पर मेरी उंगलियों के निशान मौजूद थे। मैंने पुलिस की तफ्तीश को गलत रास्ते पर डालने का फैसला कर लिया और कहा, कल शाम मुझे मिस्टर पिल्ले कह रहे थे कि उन्हें टावर हाउस की तरफ अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है। हो सकता है कि कातिल ने टावर हाउस के इलाके में ये अफसोसनाक वारदात की हो और पुलिस को गुमराह करने के लिए जीप लाश समेत नागापली के इलाके में लाकर खड़ी कर दी हो। पुलिस ऑफिसर मेरे फौजी ओहदे और सेंट्रल इंटेलिजेंस के अफसर होने की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर था। उसने मेरी बात नोटबुक में फौरन नोट कर ली और एक सिपाही को ये पैगाम देकर टेलीफोन करने दौड़ाया कि टावर हाउस के इलाके की छानबीन शुरू कर दी जाए। दफ्तर के चपड़ासी ने मेरे लिए कुर्सी डाल दी। मैं अफसोस का इजहार करते हुए बोला, मिस्टर पिल्ले की यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो तो हर एक से हंस कर बात करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा, सर मुझे तो ये खानदानी दुश्मनी का तनाजा लगता है। मुझे इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि मिस्टर पिल्ले का अपने चचाजाद भाइयों से नारियल के एक फार्म की तकसीम के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था। मैंने दिल में कहा, बड़ी अच्छी बात है। फिर बोला, तुम्हें उसी तरफ तफ्तीश का रुख मोड़ना चाहिए। मिस्टर पिल्ले की लाश पोस्टमार्टम के लिए नेवी के अस्पताल पहुंचा दी गई थी। नेवल पुलिस भी अपने तौर पर तफ्तीश कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी देर बाद सिपाहियों को लेकर चला गया। महकमे के तमाम जिम्मेदार अफसर वहां आ गए थे। मैं भी उनमें शामिल होकर मिस्टर पिल्ले की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहा था। ठीक 10 बजे मद्रास से इंक्वायरी टीम भी वहां पहुंच गई थी। उस टीम में एक डायरेक्टर इंटेलिजेंस मिस्टर गोस्वामी और 2 CID इंस्पेक्टर शामिल थे। जब उन्हें मिस्टर पिल्ले के कत्ल की खबर मिली तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस गोस्वामी की भवें सुकड़ गईं। वो मुझे एक तरफ ले जाकर अंग्रेजी में कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है कैप्टन? मैंने कहा, सर मुझे तो ये सिन्हाली तखरीबकारों की वारदात लगती है। इससे पहले मिस्टर व्यास को भी ऐसे ही हालात में मौत के घाट उतारा गया था। गोस्वामी गोल मटोल, काला कलोटा, गंजा इंटेलिजेंस ऑफिसर था। ठंडे सूट में था और सिगार मुंह में दबाए खालिस ब्यूरोक्रेट लग रहा था। कहने लगा, ऑफ कोर्स मेरा अपना भी यही ख्याल है, मगर हमें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए। फिर अपने कान के बालों को मरोड़ते हुए बोला, ये जो हमने इलाके में कमांडो और गोरीले फैला रखे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। हमें अपने खुफिया एजेंट छोड़ने होंगे, तभी हमें सिन्हाली तखरीबकारों का कोई सुराग मिल सकेगा। मैंने बहुत जल्द अंदाजा लगा लिया कि वो फौज की निस्बत अपने खुफिया एजेंटों को ज्यादा अहमियत देता था। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी। इंक्वायरी टीम ने ऑफिस का एक कमरा संभाल लिया और वहाँ बाहर पहरा लगवा दिया, जहाँ दोपहर तक सबमरीन के हाथ से की खुफिया फाइलों की वर्क गर्दानी होती रही। नतीजा क्या निकलना था? दोपहर को दिल्ली से मिस्टर टंडन का फिर फोन आ गया। उसे मिस्टर पिल्ले के कत्ल की खबर मिल गई थी। वो बोला, कैप्टन मेहता, पौंडीचेरी में ये क्या हो रहा है? कत्ल पर कत्ल हुए जा रहे हैं। मैंने कहा, सर इधर तखरीबकारों का बहुत जोर है। मेरी तजवीज़ ये है कि सारे इलाके को बाकायदा फौज अपनी तहवील में लेकर तूफानी कार्रवाई शुरू कर दे। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो बोला, तुम अपनी रिपोर्ट में ये तजवीज़ लिख दो और इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट क्या है। मैंने मिस्टर टंडन को बताया कि इंक्वायरी टीम आज ही आई है, अभी तहकीकात जारी है। मिस्टर टंडन ने तलखी से कहा, ये साउथ के लोग क्या तहकीकात करेंगे? मालूम होता है कि ये मुसीबत हम सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को ही भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल तुम 2-1 दिन में वापस आ जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तुम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर सकोगे 2-3 दिनों में? मैंने कहा, क्यों नहीं सर, मगर इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर टंडन ने बेदिली से कहा, कर लो उनकी बेकार रिपोर्ट का इंतजार। मैंने जानबूझकर अपने घर वालों की खैरियत के बारे में पूछा। मिस्टर टंडन ने कहा, सब ठीक है। हमने उन्हें यही कहा है कि तुम्हें एक अहम दौरे पर भेजा गया है जिसे जाहिर नहीं किया जा सकता। फोन बंद हो गया। दोपहर में खाना खाने होटल में आ गया। दोपहर को फिर इंक्वायरी टीम के साथ शामिल हो गया। शाम तक ये लोग अपना सर खपाते रहे और नोटिस लेते रहे। गोल मटोल गोस्वामी एक ही बात की रट लगाए जा रहा था, हमारे खुफिया एजेंट ही इस मुश्किल को हल कर सकते हैं। भगवान जाने राष्ट्रपति भवन के ऑफिसर क्या सोच रहे हो। राष्ट्रपति भवन वाले क्या सोच रहे थे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि रत्नावली क्या सोच रही है, उसके दिल में क्या है। हो सकता है उसे मिस्टर पिल्ले के कत्ल की खबर अभी तक न मिली हो। मैंने शाम को उसके हॉस्टल जाने का फैसला कर लिया। इंक्वायरी टीम ने मुझे शाम के 7 बजे के बाद छोड़ा। होटल में आकर मैंने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और टैक्सी लेकर सीधा रत्नावली के हॉस्टल की तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।